23 जून 2018 को दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली के मशहूर कैंट मेट्रो स्टेशन के पास सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों की नज़र सड़क पर खून से लथपथ एक महिला की लाश पर पड़ती है। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फ़ोन करके इस घटना की सूचना पुलिस को दी और फिर खबर मिलते ही पुलिस भी इस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। मामले की जांच शुरू होती है और पहली नज़र में देखने पर तो यही लगता है कि इस महिला को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है और इसीलिए पुलिस इसे हिट एंड रन का मामला मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाती है। फॉरेंसिक टीम जांच के बाद ये दावा करती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ये हिट एंड रन का मामला नहीं बल्कि इस महिला की पहले हत्या की गई है और फिर हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसके शरीर पर गाड़ी को चढ़ाया गया है। दरअसल फॉरेंसिक टीम जब मृत महिला के शरीर की जांच कर रही थी तो उन्हें महिला के गर्दन पर गहरे घाव के निशान मिले थे और उन निशान को देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट समझ गए थे कि किसी तेज हथियार से महिला का गला रेता गया है और फिर उसे यहाँ लाकर फेंकने के बाद उसके शरीर के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। और पुलिस को तो इस बात का भी शक होता है कि हो सकता है कि शायद ये हत्या चोरी या सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से की गई हो। लेकिन पुलिस इस एंगल से जब जांच करती है तो पाया जाता है कि महिला ने जो गहने पहने हुए थे वो सब सही सलामत थे और किसी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट का भी कोई प्रूफ नहीं मिलता। इधर महिला के पास ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे उसकी पहचान की जा सके। ना तो मोबाइल फ़ोन था और ना ही कोई और चीज़। इसके बाद पुलिस मामले की रिपोर्ट दर्ज करते हुए सबसे पहले शव की पहचान करने की कोशिश में लग जाती है। हालांकि महिला के करीब 1 बजे दिन में मिली थी लाश, लेकिन उसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं और उस मृत महिला की पहचान नहीं हो पाती। इसके बाद दिल्ली के दूसरे पुलिस थाने में मृत महिला की फ़ोटो भेज दी जाती है ताकि जल्द से जल्द शव की पहचान की जा सके। अभी पुलिस जांच कर ही रही थी कि शाम करीब 4 बजे के आसपास नारायण पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं था बल्कि इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी थे। अमित द्विवेदी बताते हैं कि दिन में करीब 1 बजे उनकी पत्नी किसी काम से बाहर निकली थी, लेकिन वो अब तक घर नहीं लौटी है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। मेजर अमित द्विवेदी की पूरी बात सुनकर पुलिस वाले उस मृत महिला की फ़ोटो दिखाते हैं, जो फ़ोटो थोड़ी देर पहले ही इस थाने में भेजी गई थी और उस फोटो को देखते ही मेजर अमित द्विवेदी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरी पत्नी है, यानी कि जिस मृत महिला की पहचान उन्होंने फ़ोटो को देखकर की थी वह उनकी पत्नी थी और जिसका नाम था शैलजा द्विवेदी। शैलजा द्विवेदी मूल रूप से पंजाब के अमृतसर की रहने वाली थी और उसकी शादी कुछ वर्ष पहले अमित द्विवेदी से हुई थी और उनका एक 6 साल का बेटा भी था। पहले तो शैलजा द्विवेदी अपने पति के साथ कहीं और रहती थी, लेकिन फिर वहां से अमित द्विवेदी का ट्रांसफ़र हो जाता है और इसीलिए शैलजा द्विवेदी अब दिल्ली में ही आर्मी क्वार्टर में अपने पति और बच्चे के साथ रह रही थी। क्योंकि शैलजा दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए उन्होंने कई ब्यूटी कंपटीशन में भी भाग लिया था और कई ब्यूटी कंपटीशन शैलजा द्विवेदी ने जीते भी थे। शैलजा ने मॉडलिंग की दुनिया में भी अपना भाग्य आजमाया था। इधर लाश की पहचान मेजर की पत्नी शैलजा के रूप में होने की वजह से ये केस बेहद हाई प्रोफाइल बन जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी इस मामले की जांच में लग जाते हैं और जल्द से जल्द इस हत्या की वजह और हत्यारे को ढूंढने लगते हैं। इस घटना के बारे में पुलिस सबसे पहले शैलजा द्विवेदी के पति मेजर अमित द्विवेदी से पूछताछ करती है। तो अमित द्विवेदी जी ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी पत्नी शैलजा द्विवेदी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी और पैर में लगातार दर्द होने के कारण वो अपना इलाज कराने दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में जाती थी। वहाँ से उन्हें कुछ हफ्ते फिजियोथेरेपी करवाने की भी सलाह दी गई थी। अमित द्विवेदी बताते हैं कि शैलजा पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने इलाज के लिए जा रही थी और हर दिन की तरह
आज भी शैलजा को घर से उनके ड्राइवर ने ही आर्मी द्वारा दी गई गाड़ी से फिजियोथेरेपी कराने के लिए आर्मी हॉस्पिटल छोड़ा था। फिर कुछ समय बाद जब ड्राइवर शैलजा को हॉस्पिटल से लेने गया तो हॉस्पिटल से ड्राइवर को जानकारी मिली कि आज तो शैलजा द्विवेदी इलाज के लिए आई ही नहीं, और ड्राइवर ने इस बात की जानकारी तुरंत मेजर अमित द्विवेदी को दी। और इसके बाद अमित शैलजा के नंबर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर अमित द्विवेदी शैलजा के दोस्तों रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, लेकिन कहीं से भी शैलजा के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद अमित द्विवेदी नारायणा पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां वो फोटो के जरिए अपनी पत्नी की पहचान करते हैं। इसके बाद अमित द्विवेदी को उस हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर शैलजा की लाश रखी हुई थी। लाश को देखकर अमित द्विवेदी इस बात की पुष्टि करते हैं कि लाश उनकी पत्नी शैलजा की ही है, और अब पुलिस को ये तो पता लग चुका था कि लाश किसकी है, लेकिन अब कई सवालों के जवाब ढूंढने बाकी थे कि शैलजा की हत्या किसने की, क्यों की। पुलिस वाले मेजर अमित द्विवेदी से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है, तो अमित द्विवेदी जिस व्यक्ति का नाम लेते हैं उसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि अमित द्विवेदी किसी और का नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के एक और मेजर का नाम लेते हैं और कहते हैं कि उसी ने शैलजा की हत्या की होगी, क्योंकि वो बहुत दिनों से शैलजा को परेशान कर रहा था। मेजर अमित द्विवेदी ने जिस मेजर पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया था उसका नाम था मेजर निखिल रॉय होंडा। इसके बाद पुलिस सबसे पहले मेजर निखिल रॉय होंडा के बारे में जानकारी जुटाती है, तो पता चलता है कि मेजर निखिल रॉय होंडा की पोस्टिंग तो मेरठ बेस कैंप में है। और पुलिस अपनी जांच को जब आगे बढ़ाती है, उस हॉस्पिटल के बाहर के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है, जहां शैलजा द्विवेदी अपने इलाज के लिए जाती थी। तो जल्द ही उन्हें एक फुटेज मिलती है, और जिसमें शैलजा द्विवेदी अपनी गाड़ी से बाहर हॉस्पिटल के बाहर उतरती है, लेकिन वहां थोड़ी ही देर के बाद एक और ऐसी ही कार आकर खड़ी होती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है, और वो थोड़ी देर बाद शैलजा से बात करता है और फिर दोनों उसी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में शैलजा के साथ बात करते हुए कार में जो व्यक्ति की पहचान पति अमित मेजर करते हैं वो था निखिल रॉय होंडा। इसके बाद पुलिस मेजर निखिल होंडा की लोकेशन चेक करती है, तो पता चलता है कि जिस समय सड़क पर शैलजा द्विवेदी की लाश मिली थी उससे कुछ देर पहले तक शैलजा और मेजर की लोकेशन एक ही जगह पर थी। और इसके अलावा घटना वाले दिन यानी कि 23 जून 2018 को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच उन दोनों में कई बार फ़ोन पे बात हुई थी। और इसके बाद पुलिस की एक टीम मेजर निखिल की तलाश में निकल जाती है, लेकिन कहीं भी मेजर निखिल का पता नहीं चलता। इसके बाद अगले दिन यानी कि 24 जून 2018 की सुबह दिल्ली पुलिस के आला ऑफिसर्स के नेतृत्व में 6 टीमें बनाई जाती हैं और उन्हें जल्द से जल्द मेजर निखिल होंडा को अरेस्ट करने का काम सौंप दिया जाता है। इसके बाद पुलिस की टीमें कई जगह पर छापेमारी करती है, लेकिन मेजर का कहीं से कुछ पता नहीं चलता। चूँकि मेजर की पोस्टिंग मेरठ में थी, इसलिए दिल्ली पुलिस दिल्ली से मेरठ को जाने वाली सभी सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू करती है। और फिर जांच करते समय पुलिस को उसी रूट के एक टोल नाके पर लगे सीसीटीवी में वो कार दिखाई देती है जो कार दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के बाहर दिखी थी। और इसके बाद पुलिस निखिल होंडा की तलाश में मेरठ के लिए निकल जाती है। इधर पुलिस जांच में खुलासा होता है कि मेजर होंडा के पास एक और मोबाइल है और जिसका नंबर कुछ ही लोगों के पास है। और अब पुलिस भी इसी दूसरे नंबर को ट्रेस करते हुए मेरठ के आर्मी बेस कैंप तक पहुंच जाती है और वहां जानकारी मिलती है कि मेजर होंडा अभी कुछ देर पहले ही निकले हैं। पुलिस वाले अब उसी रास्ते पर निकल जाते हैं जिस रास्ते से मेजर निखिल होंडा निकले थे, और फिर कुछ ही दूरी पर पुलिस को मेजर निखिल होंडा की वही कार दिखाई देती है। पुलिस उसका पीछा करते हुए कार को रोकती है और मेजर निखिल होंडा को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद निखिल को लेकर दिल्ली पुलिस आ जाती है
और फिर निखिल हांडा से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो निखिल हांडा शैलजा की हत्या करने और उसको पहचानने से ही इनकार कर देता है, लेकिन जब पुलिस उसे सारे सबूत दिखाती है तो मेजर हांडा धीरे धीरे सारे राज उगलना शुरू करता है। लेकिन इस पूछताछ में मेजर निखिल हांडा ने शैलजा द्विवेदी की हत्या की जो वजह बताई वो जानकर हर कोई दंग रह जाता है। मेजर निखिल हांडा ने पुलिस को बताया कि शैलजा द्विवेदी से उसकी पहली मुलाकात 2015 में तब हुई थी जब मेजर निखिल हांडा की पोस्टिंग नागालैंड के दीमापुर में थी और शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी की पोस्टिंग भी वहीं थी और वहां मेजर निखिल हांडा अकेले रहते थे, लेकिन मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी शैलजा और अपने बच्चे के साथ रहते थे। क्योंकि साथ में ड्यूटी करने की वजह से उन दोनों मेजर की आपस में दोस्ती हो गई थी और इसीलिए दोस्ती की वजह से एक दिन मेजर निखिल हांडा मेजर अमित द्विवेदी के घर आते हैं और यहीं पर उनकी मुलाकात शैलजा द्विवेदी से होती है। वहाँ उन दोनों में कुछ बातें होती हैं और फिर धीरे धीरे दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है। उन दोनों में बातचीत भी होने लगती है और समय बीतने के साथ साथ उन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी होती है और बातचीत भी पहले से ज़्यादा होने लगती है। पहले तो निखिल हांडा और शैलजा द्विवेदी की कभी कभी मुलाकात होती थी। ज़्यादातर वो दोनों फ़ोन पे ही बात करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन दोनों में वीडियो कॉल का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और एक रिपोर्ट्स के अनुसार शैलजा और निखिल हांडा उस समय वीडियो कॉलिंग करते थे जब मेजर अमित द्विवेदी ड्यूटी में होते थे और शैलजा अपने पति अमित द्विवेदी को इस बात की भनक भी नहीं लगने देती थी और ये सिलसिला 2015 से लेकर 2018 तक चलता रहता है। लेकिन एक दिन जब शैलजा निखिल हांडा से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तभी अचानक मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाद अमित द्विवेदी शैलजा को बहुत डांटते हैं और इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा भी होता है और मेजर अमित शैलजा से कहते हैं कि तुम आज के बाद कभी भी उससे बात नहीं करोगी और अमित द्विवेदी निखिल हांडा से भी मुलाकात करते हैं और उससे भी यही कहते हैं कि तुम शैलजा से किसी तरीके का संपर्क नहीं करोगे वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेजर निखिल हांडा ने बताया कि इस घटना के कुछ महीनों तक उन दोनों की फ़ोन पे बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद फिर से उन दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर कुछ समय बाद यानी कि 2018 में अप्रैल के महीने में अमित द्विवेदी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाता है और जिसकी वजह से अमित द्विवेदी अपने परिवार को लेकर दिल्ली आ जाते हैं और वहां आर्मी क्वार्टर में ही रहने लगते हैं। इधर निखिल हांडा का ट्रांसफ़र उनसे पहले ही मेरठ बेस कैंप में हो गया था। मेजर निखिल हांडा के बयान के अनुसार वीडियो कॉलिंग के दौरान जब से अमित द्विवेदी ने शैलजा को पकड़ा था उसके बाद से शैलजा द्विवेदी निखिल हांडा से कुछ महीनों तक तो बात नहीं करती है, लेकिन फिर निखिल के बहुत जोर देने पर उन दोनों में फिर से बात शुरू हो जाती है। लेकिन शैलजा अब पहले की तरह बात नहीं करती थी। हो सकता है शैलजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर मई महीने तक तो ऐसी स्थिति हो गई कि शैलजा निखिल हांडा का फ़ोन ही नहीं उठाती थी, लेकिन फिर भी निखिल हांडा उसे फ़ोन करना बंद नहीं करता था और हद तो तब हो गई जब वह शैलजा पर अपने पति अमित को छोड़ने का दबाव बनाने लगा और कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि निखिल हांडा खुद भी शादीशुदा थे और उनका भी एक बेटा था और इसके बावजूद भी निखिल हांडा और शैलजा द्विवेदी पर शादी करने का दबाव बना रहा था। और फिर जून के महीने में तो शैलजा निखिल हांडा का फ़ोन उठाना बंद कर देती है और इसी बीच शैलजा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो आर्मी हॉस्पिटल अपना इलाज करवाती है और उधर इस बात की जानकारी निखिल हांडा को मिल जाती है क्योंकि शैलजा ने अब निखिल का फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। इसलिए निखिल 2 जून को मेरठ से दिल्ली आता है और ख़ुद को माइग्रेन का मरीज बताते हुए उसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाता है जहां शैलजा रोज़ फिजियोथेरेपी के लिए आया करती थी। हालांकि निखिल बीमार नहीं था, ऐसा उसने बस इसलिए किया था ताकि इलाज के बहाने शैलजा से उसकी मुलाकात हो सके।
लेकिन उसकी ये चाल भी कामयाब नहीं हो पाई, यानी कि शैलजा से उसकी मुलाकात नहीं होती है। और उसके बाद निखिल एक और नई चाल चलता है और इस बार वो अपने स्वस्थ बेटे को मरीज बनाकर ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। ऐसा उसने बस इसीलिए किया था ताकि वो अपने बेटे के इलाज के बहाने हॉस्पिटल में रुक सके और शैलजा से मुलाकात कर सके। इलाज के बहाने उसे आर्मी से छुट्टी भी मिल गई और वो हॉस्पिटल में रहते हुए शैलजा से मिलने का बहाना ढूंढता रहता है और उसकी ये चाल कामयाब भी हो जाती है और शैलजा से उसकी मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद शैलजा, जो निखिल का फ़ोन उठाना बिल्कुल बंद कर चुकी थी, उसका फ़ोन उठाना फिर शुरू कर देती है और इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन जब निखिल हांडा के बयान के मुताबिक शैलजा अपने पति अमित द्विवेदी को छोड़कर निखिल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो एक दिन निखिल हांडा शैलजा से फ़ोन पर कहता है कि तुम बस मुझसे एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करूँगा। और इसके बाद 23 जून 2018 को जब शैलजा आर्मी हॉस्पिटल में रोज़ की तरह फिजियोथेरेपी के लिए जाती है, तो उस दिन वो हॉस्पिटल के अंदर जाने के बजाय बाहर रुक जाती है और प्लान के मुताबिक निखिल हांडा वहां अपनी होंडा सिटी कार लेकर आता है और फिर उसी कार में शैलजा भी बैठ जाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। निखिल हांडा के बयान के अनुसार कुछ किलोमीटर आगे जाकर निखिल अपनी कार रोक देता है और निखिल हांडा शैलजा पर शादी का दबाव बनाने लगता है। मेजर निखिल हांडा शैलजा के लिए इतना पागल था कि वो कार के अंदर बैठा हुआ ही अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूँ। और इसके बाद निखिल हांडा शैलजा से कहता है कि तुम भी अपने पति से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन शैलजा ऐसा नहीं करती। वह अपने पति मेजर अमित द्विवेदी से तलाक लेने से साफ इनकार करती है और इस बात को लेकर कार के अंदर ही शैलजा और निखिल हांडा के बीच झगड़ा होता है। और इसी झगड़े के बीच शैलजा निखिल से कहती है कि मैं और तुम सिर्फ दोस्त हैं और इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं समझती हूँ और इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मुझे फ़ोन करना बंद नहीं किया, तो मैं आर्मी में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूँगी। और इतना सुनते ही निखिल को गुस्सा आता है और वो शैलजा से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं रहने दूंगा। और इसके बाद मेजर निखिल हांडा शैलजा की गर्दन पकड़ लेता है और अगले ही पल अपने साथ लाए चाकू से शैलजा की गर्दन पर वार कर देता है। शैलजा द्विवेदी चाहकर भी निखिल की पकड़ से नहीं निकल पाती और कार के अंदर ही दम तोड़ देती है। शैलजा को मारने के बाद निखिल को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाए, क्योंकि अब उसे ये डर सताने लगा था कि अगर वह शैलजा की लाश को इसी तरह कार में रखकर दूर तक जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। और इसीलिए निखिल हांडा वहीं पर लाश को पहले तो गाड़ी से नीचे गिरा देता है और फिर कई बार अपनी कार को शैलजा के शरीर पर और खासकर उसके चेहरे पर चढ़ा देता है, जिससे कि ये हत्या के बजाय एक्सीडेंट का मामला लगे और शैलजा की पहचान को भी मिटाया जा सके। शैलजा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद मेजर निखिल शैलजा का मोबाइल फ़ोन उठा लेता है और वहां से कुछ दूर जाकर फ़ोन को कचरे के डिब्बे में डाल देता है। और इसके बाद निखिल दिल्ली के उसी फ्लैट में जाता है जहां वह पिछले कई दिनों से ठहरा हुआ था। वहां जाकर वो सबसे पहले नहाता है, तैयार होता है और फिर उसी आर्मी हॉस्पिटल के बाहर जाता है ताकि वहां की स्थिति का जायजा ले सके। और मामले को शांत देखकर निखिल अब सबूत मिटाने के इरादे से अपनी कार को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है, क्योंकि कार के टायर में और कार के अंदर भी काफ़ी खून लगा हुआ था और इसलिए निखिल सबसे पहले कार को धुलवाने की कोशिश करता है। लेकिन उसे ये भी डर था कि अगर वह कार को दिल्ली में कहीं धुलवाने जाएगा तो शायद वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो मेरठ चला जाता है। निखिल हांडा ने सोचा था कि कार को ठिकाने लगाने के बाद वो आराम से मेरठ बेस कैंप में ही छिपकर रह सकता है, लेकिन पुलिस की तेजी के आगे निखिल हांडा की हर चाल धरी की धरी रह गई। आखिरकार वो पकड़ा जाता है। निखिल हांडा को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां से निखिल को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है और पूछताछ के साथ साथ
पुलिस इस हत्या के सबूत भी जुटाने शुरू कर देती है और सबसे पहले मेजर की कार से पुलिस वो चाकू बरामद करती है जिससे शैलजा का गला रेता गया था। और इसके अलावा पुलिस शैलजा और निखिल हांडा के कॉल्स रिकॉर्ड निकालती है, जिससे पता चलता है कि पिछले 6 महीनों में निखिल हांडा ने शैलजा द्विवेदी को 3352 बार कॉल किया था और उसमें उन दोनों के बीच में कई बार लंबी बातचीत भी हुई थी। इतना ही नहीं, जिस दिन मेजर निखिल हांडा ने शैलजा की हत्या की थी उस दिन भी वो शैलजा को सुबह 10 बजे से ही लगातार फ़ोन कर रहे थे और उसने आखिरी फ़ोन 12 बजे किया था। पुलिस कई दिनों तक प्रयास करने के बाद शैलजा का वो फ़ोन भी कचरे के ढेर से बरामद कर लेती है जिसे निखिल हांडा ने शैलजा की हत्या करने के बाद उठाकर फेंक दिया था। हालांकि निखिल हांडा इस हत्या को आवेश में आकर अचानक से की गई हत्या के तौर पर बताते हैं, लेकिन जब पुलिस ने निखिल हांडा के फ़ोन को कब्जे में लेकर जांच की तो पता चलता है कि निखिल ने उस हत्या वाली रात से ठीक पहले वाली रात को इंटरनेट पर कई बार हाउ टू किल समवन लिखकर सर्च किया था और उसने सबूत मिटाने के तरीकों के बारे में भी सर्च किया था। मेजर निखिल हांडा ने के सबूतों से पता चलता है कि निखिल ने शैलजा की हत्या का प्लान पहले से ही तैयार कर रखा था। हालांकि शैलजा की नज़र में तो निखिल से बस उसकी दोस्ती थी, लेकिन मेजर निखिल हांडा इस दोस्ती को प्यार समझने लगता है कि एक तरफ जहां निखिल शैलजा से अपने प्यार का इजहार करता है, ये दावा करता है कि वो उससे प्यार करता था, वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो खुलासा होता है कि निखिल हांडा के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे। एक मोबाइल में उसने अपने असली नाम से पहचान रखा था और दूसरे में उसने फर्जी नाम से अपनी पहचान बना रखी थी और दूसरे मोबाइल का इस्तेमाल वह एक फर्जी नाम से किया करता था। खैर, इस केस में अभी तक तो कोई फैसला नहीं आया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी को परेशान करना, बल्कि जागरूक करना है ऐसी घटनाओं के बारे में। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप समाज और दुनिया में होने वाली ऐसे ही हैरतगंज घटनाओं से रूबरू होते रहें।